नमस्कार, डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अमलेंदु जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, इस समय बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक बवाल मचा हुआ है। एनडीए में टूट फूट की खबरें आ रही हैं। बिहार पर निगाहें इस वक्त सबसे ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं और जैसे कि खबरें पिछले 3-4 दिन से चलने लगी हैं कि शायद समय से पहले चुनाव भी हो सकते हैं। आखिर इस तरह की खबरें क्यों चल रही हैं, इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल बिहार की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पेचीदा हो रखी है। नीतीश कुमार को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है कि वो आखिर करने क्या वाले हैं। क्या वो एनडीए के साथ मिलकर ही चुनावी मैदान में उतरेंगे या फिर वो महागठबंधन के साथ आएंगे या फिर नीतीश कुमार का प्लान कुछ और ही है। जेडीयू को लेकर भी उन्होंने प्लान बी पर तैयार काम करना शुरू कर दिया है और इसको लेकर लगातार नीतीश कुमार सुर्खियों में छाए हुए हैं। इधर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भले ही सरकार अभी 3 दलों के से मिलकर चल रही है, लेकिन ये कब तक चल पाएगी इस पर संशय बना हुआ है क्योंकि अजीत पवार से लेकर एकनाथ शिंदे, इधर देवेंद्र फडणवीस, तीनों के बीच खटपट चल रही है। और फिलहाल जो दिखाई दे रहे हैं हालात वो ये है कि अजीत पवार और फडणवीस तो एक साथ दिख रहे हैं लेकिन एकनाथ शिंदे अलग थलग पड़े हुए हैं। जबकि केंद्र जो है, मतलब अगर केंद्रीय नेतृत्व की बात की जाए, बीजेपी आलाकमान की बात की जाए तो बीजेपी आलाकमान चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस शिंदे को मना कर रखें क्योंकि बीएमसी चुनावों के लिए शिंदे की जरूरत है बीजेपी को। लेकिन देवेंद्र फडणवीस अड़े हुए हैं, वो एकनाथ शिंदे के साथ अपने व्यवहार को नरम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र में स्थितियां जो है बहुत ज्यादा पेचीदा हो रखी हैं। कुछ भी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है कि वहां क्या चलने वाले। लेकिन फिलहाल पहले हम यहां बिहार की चर्चा करेंगे क्योंकि बिहार में आज सभी की निगाहें इसलिए टिकी हुई है क्योंकि पीएम मोदी की रैली होने वाली है बिहार में। 24 फरवरी का इंतजार सभी को था और उसकी वजह आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से या कहें 16 दिसंबर के बाद से बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी के दिग्गजों से, बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं और खासकर पीएम मोदी से 2 बार वो दिल्ली पहुंचे। मुलाकात का समय भी तय था लेकिन वो पीएम मोदी से बिना मिले वापस लौट आए और उसके बाद चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि जब 24 फरवरी को पीएम मोदी बिहार दौरे पर पहुंचेंगे तो क्या नीतीश कुमार उनके कार्यक्रम में शामिल होंगे या फिर उस कार्यक्रम से भी दूरी बना लेंगे। और कार्यक्रम में अगर पहुंचेंगे तो इस बार नीतीश के तेवर कैसे रहने वाले हैं। क्या वो पहले की तरह पीएम मोदी के साथ अपने बहुत नरम रुख अपनाएंगे? क्या वो एक बार फिर मंच से खड़े होकर इस बात को दोहराएंगे कि मैं जहां हूं वहीं रहूंगा, अब कहीं नहीं जाऊंगा? क्या वो इस बार फिर कुछ ऐसा करते नजर आएंगे, गले मिलना, हाथ पकड़ना, जिस तरह की पिछले दिनों वो पीएम मोदी से काफी ज्यादा आत्मीयता दिखाते हुए दिखाई दिए थे? तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ करेंगे या इस बार व्यवहार कुछ अलग होगा? इस सभी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या होने वाला है जब पीएम मोदी रैली शुरू करेंगे और क्या उस वक्त वहां पर नीतीश कुमार मंच पर दिखाई देंगे। इसके अलावा बात करें अगर पीएम मोदी को लेकर तो जो रैली होने वाली है इस पर विपक्ष पहले ही हमलावर हो गया है क्योंकि तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि जैसा कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, इसीलिए अब क्योंकि बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव हो सकते हैं इसलिए पीएम मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं। तो क्या सिर्फ चुनाव इसकी वजह है या फिर एनडीए के अंदर जिस तरह से खटपट मची हुई है, जिस तरह से नीतीश कुमार के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार जिस तरह से जेडीयू को लेकर प्लान बी पर काम कर रहे हैं, पर्दे के पीछे से नीतीश कुमार ने उस नेतृत्व के लिए प्लान तैयार कर लिया कि आखिर जेडीयू की कमान अब किसके हाथ में जाने वाली है या फिर ये वजह है पीएम मोदी के अब बिहार दौरे पर आने की? क्या अमित शाह ने जिस तरह से पिछले दिनों बिहार से दूरी बनाई या जिस तरह से जगदीप धनखड़ जब वहां पहुंचे थे तो नीतीश कुमार उनसे मिलने नहीं पहुंचे या एनडीए की जो बैठकें हुई उसमें नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, दिल्ली में शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान जो बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करना चाहती थी उसमें भी नीतीश कुमार नहीं पहुंचे? क्या ये सारी वजह भी हो सकती है पीएम मोदी के बिहार दौरे पर आने की कि जो ये उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है? तो क्या पीएम मोदी ने अब वो कमान अपने हाथ में ले लिए? ये तमाम सवाल इस समय चर्चा में बने हुए हैं। तो अमलेंदु जी, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं तो इसको लेकर क्या कुछ वहां पर चल रहा है? एक तो अंशिता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे और वहां कई योजनाओं की घोषणा करेंगे और जिस राज्य में भी चुनाव होता है वहां लगभग 6 महीना पहले से प्रधानमंत्री के दौरे जो हैं वो तेज़ी से शुरू हो जाते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन दौरे लगने लगते हैं और फिर नई नई घोषणाएं जो वो होना शुरू हो जाती हैं और चुनाव के बाद वो घोषणाएं कहाँ चलेंगी पता नहीं चलता है। तो अब बिहार की बारी है तो बिहार में घोषणाओं की बहार जो है वो आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ तमाम घोषणाएँ करेंगे।
फिलहाल जो है वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों ने बहुत तगड़े हमले जो हैं वो किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर। लालू प्रसाद यादव ने भी बहुत सवाल उठाए हैं और तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी कर और एक काफ़ी सवाल जो हैं लगभग 20-22 सवाल जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे हैं कि बिहार दौरा आपका क्यों हो रहा है और आप क्या करेंगे। तो अभी ये है। दूसरा ये कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर, जिसकी आपने शुरू में चर्चा की कि नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत असमंजस की स्थिति में है कि नीतीश कुमार आखिर क्या दांव चलेंगे। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत तगड़े मौसम वैज्ञानिक हैं, रामविलास पासवान तो लगता है बदनाम थे मौसम वैज्ञानिक होने की वजह से, लेकिन असली मौसम वैज्ञानिक जो है वो नीतीश कुमार है। वो समय आने पर तेजी से पलटी मारते हैं। तो नीतीश कुमार अब क्या करने जा रहे हैं, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की बेचैनियां बढ़ी हुई हैं। दूसरा ये है कि नीतीश कुमार को एक तरीके से आमंत्रण जो है वो दे दिया गया है फिर से आरजेडी की तरफ से, और ये आमंत्रण दिया है तेज प्रताप यादव ने, जो कि लालू प्रसाद यादव जी के बड़े बेटे हैं। उन्होंने उनके बेटे निशांत कुमार को ऑफर दिया है कि वो आकर आरजेडी को ज्वाइन करें। हम सुन सकते हैं उन्होंने क्या कहा है। हम सुनना चाहेंगे पहले तेज प्रताप का वो बयान जो उन्होंने अभी हाल ही में दिया है। तो आपकी गजब है, लोग काफी आपको प्यार दे रहे हैं। हाँ तो फैन फॉलोवर होगा, मेरा ही ना होगा, थोड़ा ना पलटू कुमार का होगा। भैया निशांत की एंट्री हो रही है, हाँ? निशांत की एंट्री हो रही है राजनीति में। क्या कहेंगे सीएम के बेटे नीतीश के बेटे को? अरे निशांत जी को आरजेडी ज्वाइन कर लेना चाहिए। तेज भैया तो आपकी गजब। तो अभी तेज प्रताप को हमने सुना, उनका कहना है कि निशांत को आरजेडी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, आरजेडी ज्वाइन करनी चाहिए या महागठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए। इशारा उनका उसी तरफ था क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अमलेंदु जी लगातार निशांत कुमार चर्चाओं में बने हुए हैं। निशांत कुमार जिनकी कभी चर्चा नहीं होती थी, कहा जाता था कि वो राजनीति से दूर रहेंगे। पिछले दिनों भी इस तरह की खबरें थी और इसी की वजह से ऐसा भी कहा जाता है कि बीजेपी बहुत ही ज्यादा आश्वस्त थी कि जेडीयू को जल्दी ही वो अपने कब्जे में ले लेगी। और शायद ये भी जिस तरह से नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की प्लानिंग चल रही थी बीजेपी के अंदर से, तो इसको लेकर भी राजनीति के जानकारों का यही कहना है कि बीजेपी इसीलिए ऐसा कर रही थी जिससे एक समय आने के बाद जब नीतीश कुमार पूरी तरह साइड हो जाएं तो जेडीयू का विलय करा लिया जाए। मतलब पूरी तरह से हावी होने की कोशिश थी, जिसे शायद नीतीश कुमार ने भांप लिया और यही वजह है कि वो निशांत कुमार को धीरे धीरे पॉलिटिक्स में एक्टिव कर रहे हैं और इसीलिए अब लगातार निशांत कुमार के कुछ बयान भी आ रहे हैं। तो क्या कुछ आपके पास जानकारी है इसको लेकर? हाँ देखिए, निशांत कुमार ने असल में अभी बीच में जो था उनसे हवाई अड्डे पर पूछा गया कि उनको लेकर, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर, तो उन्होंने कहा कि पिताजी पूर्णतः स्वस्थ हैं और उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाइए, एनडीए की सरकार बनाइए और नीतीश जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाइए। इसका काफ़ी बड़ा संदेश जो गया कि नीतीश कुमार जो है, इसका मतलब वो अपने बेटे के जरिए कहलवा रहे हैं, एक दबाव बनाने की बीजेपी में कोशिश है कि अगला चुनाव नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में होगा और सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। यानी एक तरीके से सीटें ज़्यादा हासिल करने के लिए नीतीश कुमार ने अब बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। क्योंकि जिस तरीके से बीच में खबरें आई कि बीजेपी जेडीयू को तोड़ना चाहती है और ये चर्चाएं थीं कि संजय झा और ललन सिंह इन सब के जरिए जो है वो जेडीयू के अंदर कुछ करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उन पे एक तरीके से नीतीश कुमार ने इन पे विराम लगाया है और ये बताने की कोशिश की है कि ऐसी चीज़ों से जेडीयू घबराने वाली नहीं है, नीतीश कुमार घबराने वाले नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा कि वो जनता दल यू को हजम कर जाएगी, ये सफल होने वाला नहीं है। तो नीतीश कुमार ने अपनी जो है वो चालें चलना शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो डर सताता है वो ये सताता है कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ा भी जाए, उनको अगर ज़्यादा सीटें दे भी दी जाएँ तो चुनाव के बाद क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। और अब केंद्र में जो परिस्थितियाँ हैं अंशिता, उसमें अगर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, आरजेडी के साथ चले जाते हैं चाहे चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, तो दिल्ली में मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझकर फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। वो नीतीश से छुटकारा भी चाहती है, लेकिन नीतीश से छुटकारा पाने के साथ साथ दिल्ली की सरकार को सुरक्षित रखना चाहती है। तो अभी जो है ये जो बीच में खबरें चली थी कि उनकी पार्टी तोड़ दी जाएगी और उनके सांसदों को खरीदा जा रहा है, जिस तरीके से संजय राउत ने आरोप लगाया था कि कई करोड़ रुपया जो एक एक सांसद को दिया जा रहा है, 12 सांसद जो उनके वो तोड़ लिए गए हैं, इस तरह की चर्चा चल रही है। वो खबर
खबरें आने के बाद नीतीश कुमार काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गए थे और नीतीश कुमार ने डैमेज कंट्रोल एक तरीके से कर लिया है। यानी कि नीतीश कुमार की तैयारी पूरी है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जनता दल यू पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा, ये संकेत साफ तौर पर हैं और ये उन्होंने एक तरीके से संदेश दे भी दिया है भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने। तो बहुत दिलचस्प जो है बिहार का मामला होता चला जा रहा है। तेजस्वी यादव ने आज प्रधानमंत्री जो पहुंचे हैं उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए हैं कि क्या क्या प्रधानमंत्री ने वायदे किए थे, क्या नहीं किया, तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आज पीएम मोदी का, जैसे कि आपने भी कहा अमलेंदु जी, पीएम मोदी जब बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं तो सभी की निगाहें इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के दिग्गजों से दूरी बना रहे हैं और उसमें लिस्ट में पीएम मोदी का नाम भी शामिल है क्योंकि लगातार जब वो 2 बार अभी दिल्ली दौरे पर गए हैं तब उनका ये फिक्स था कि वो जाएंगे तो पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होगी। 4 बजे का समय लिया गया था जब वो पहले गए थे दिल्ली, तब भी ये माना जा रहा था कि 4 बजे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। जेपी नड्डा से भी उनका मिलना तय था, लेकिन वो उस वक्त बिना मिले उनसे लौट आए पटना। इसके बाद दूसरी बार जब वो दिल्ली पहुंचे, एक शादी समारोह का हवाला दिया गया कि वो शादी समारोह के लिए वहां पर गए। उस बार भी ये माना जा रहा था कि पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और वहां पर शायद इस बार सीट बंटवारे को लेकर या सीएम फेस को लेकर चर्चा हो सकती है। लेकिन अंदर खाने से खबर ये आई कि बीजेपी की तरफ से अभी कोई भी नरम रुख अपनाया नहीं जा रहा है, शर्तें नहीं मानी जा रही हैं नीतीश कुमार की और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार भी दबाव बनाने में लगे हुए हैं और उसके साथ साथ नीतीश कुमार एक प्लान बी पर काम कर रहे हैं और वो ये कि वो अब अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं। निशांत कुमार के बयान जिस तरह से आ रहे हैं लगातार, अभी पिछला जो बयान अभी उनका आया जिसमें उन्होंने ये साफ साफ कहा कि मेरे पिताजी स्वस्थ हैं और बिहार के लिए ठीक हैं, इस तरह का बयान आना, या उससे पहले भी उनके पिछले दिनों कुछ बयान आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जेडीयू कार्यालय पर बड़ा बड़ा पोस्टर लगना जिसमें ये मांग करना कि निशांत कुमार को अब राजनीति में आ जाना चाहिए। तो ये संभव नहीं है कि ये पोस्टर जो छपा है वो बिना नीतीश कुमार की रजामंदी के छप गया हो। जेडीयू कार्यालय पर अगर कोई पोस्टर लग रहा है तो जाहिर तौर पर इसमें उनके कहीं ना कहीं, वो भले ही अभी चुप है लेकिन पर्दे के पीछे से उन्होंने इस पर सहमति जताई होगी तभी वो पोस्टर छपा है। तो वो प्लान बी पर काम कर रहे हैं कि कैसे भी बीजेपी अगर ये सपना सजा रही है कि वो जेडीयू को खत्म कर देगी तो वो ऐसा नहीं कर पाएगी। और इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने भी तंज कसा था। तेजस्वी यादव का भी बयान यही आया था कि निशांत कुमार हमारे छोटे भाई हैं, उन्हें राजनीति में आना चाहिए और इससे बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा जो बीजेपी जेडीयू को खत्म करने का सपना देख रही है। और अब एक बार फिर जब पीएम मोदी बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं तो फिर अटकलें हो रही हैं कि क्या इस बार मुलाकात होगी और मुलाकात होगी तो क्या इन मुद्दों पर बात होगी, क्या सीएम फेस को लेकर तस्वीर क्लियर हो जाएगी, क्या नीतीश कुमार कुछ चीजें अब बात कर पाएंगे और उनकी शर्तों को माना जाएगा। इन सब के बीच में तेजस्वी यादव ने जमकर हमला बोला है, कुछ सवाल पूछे हैं बीजेपी सरकार से, तो एनडीए सरकार से क्या कुछ बोले हैं तेजस्वी, पहले सुन लेते हैं। तेजस्वी यादव लगातार हमलावर रहे हैं, पिछले दिनों देखा ही जा रहा है और उसके बाद अब जब पीएम मोदी पहुंच रहे हैं उस दौरान उनका ये बयान आना और दूसरी चीज तेज प्रताप का उधर से निशांत कुमार को महागठबंधन में आने का न्योता देना, आरजेडी में आने का न्योता देना और इसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले भाई वीरेंद्र सिंह का भी बयान आया था जब दिल्ली में शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो निशांत, उसमें नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे। तो ये भी कई सवाल खड़े करते हैं कि आखिर अंदर खाने चल क्या रहा है, क्या महागठबंधन के साथ कोई डील हो गई है, क्योंकि बड़ी बात ये है यहां पर कि नीतीश कुमार लगातार दूरी बना रहे हैं। इससे पहले एनडीए की बैठक हुई तब भी वो वहां नहीं पहुंचे, दिल्ली का शपथ ग्रहण कार्यक्रम या एनडीए की जो रैली निकाली गई उसमें भी वो नहीं पहुंचे, तो कुर्मियों को लेकर जो रैली निकाली गई। तो बड़ी बात ये है अमलेंदु जी कि उस रैली की जो शुरुआत थी वो खुद 30 से 31 साल पहले नीतीश कुमार ने की थी। तो ऐसे में उस रैली में एनडीए का शामिल हो जाना, एनडीए के नेतृत्व में अगर वो रैली हो रही तो उससे दूरी बना लेना, क्या कुछ लगता है आपको? देखिए अंशिता, जो नीतीश कुमार जो कर रहे हैं और एक तरीके से ये साफ है कि नीतीश कुमार फिलहाल जो हैं वो प्रधानमंत्री या अमित शाह इनके साथ मंच शेयर करने से बच रहे हैं। हालांकि आज बताया जाता है कि वो मंच शेयर करेंगे प्रधानमंत्री के साथ बिहार में, लेकिन वो दिल्ली में आकर उनसे अकेले में मुलाकात करने से बच रहे हैं और मुलाकात उनकी तय होती है, फिर उसके बाद वो बिना मिले लौट जाते हैं। इसका मतलब नीतीश कुमार के मन में कुछ ना कुछ चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेकर सजग है कि नीतीश कुमार के मन में आखिर चल क्या रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी ने कल मन की बातें बहुत की हैं, लेकिन नीतीश कुमार के मन की बात क्या है इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक नहीं समझ पाए हैं, ना भारतीय जनता पार्टी समझ पाई है कि नीतीश कुमार के मन की बात क्या है। और नीतीश कुमार के मन की बात को समझना बहुत कठिन काम जो है वो प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतीत होता है। अंशिता, अब नीतीश कुमार ने जिस तरीके से एक तरह से कहा जाए दबाव बनाने की कोशिशें की हैं, इधर जो दिल्ली नहीं आए, मतलब उसमें शपथ ग्रहण समारोह में रेखा गुप्ता के एनडीए के मुख्यमंत्रियों उप मुख्यमंत्रियों की बैठक थी, उसमें भी शामिल नहीं हुए। इस पर जब वो लालू प्रसाद यादव के काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी हैं भाई वीरेंद्र जो विधायक हैं, उनसे जब सवाल किया गया तो भाई वीरेंद्र ने कहा कि वो वहाँ क्यों जाएंगे, वो तो हमारे साथ आने वाले हैं। इधर उनका ये कहना, इस पर कोई जेडीयू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई कि भाई वीरेंद्र सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, इसका कोई खंडन किसी भी तरीके का जेडीयू की तरफ से नहीं आया। इधर जब तेज प्रताप ने ऑफर दे दिया कि निशांत कुमार को आरजेडी में शामिल होना चाहिए, तेजस्वी यादव ने कहा कि वो हमारे छोटे भाई हैं, उनको राजनीति में आना चाहिए और इससे उनकी पार्टी बच जाएगी। यानी इससे संकेत ये साफ तौर पर मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा सजग हैं। अपने बाद भी वो चाहते हैं उनकी पार्टी चलती रहे, इसका अब वो इंतजाम कर रहे हैं और इसलिए अब निशांत कुमार को राजनीति में लाए जाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। जाहिर सी बात है कि जनता दल के कार्यालय के बाहर अगर निशांत कुमार के लिए पोस्टर लगे हैं तो वो पोस्टर ऐसे ही नहीं लग गए हैं, इसके पीछे इसका मतलब कोई ना कोई लंबी प्रक्रिया चल रही है। नीतीश कुमार जो करते हैं अंशिता, उसकी भूमिका पहले से वो अपने समर्थकों के जरिए बनवाना शुरू कर देते हैं। निशांत कुमार को लेकर उन्होंने अपने समर्थकों के जरिए माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि निशांत कुमार को राजनीति में लाया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के सपनों पे एक तरीके से कहा जाए बहुत बड़ा कुठाराघात होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही थी कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अब खराब है और जनता दल पर कब्जा कर लिया जाएगा और इसी तरीके से उसने तैयारियां शुरू कर दी थी। तो इसका जवाब नीतीश कुमार की तरफ से दिया जा रहा। तो यानी बिहार में राजनीति बहुत दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी का अपने दम पर बिहार में सरकार बनाने का सपना मुझे लगता है कि अभी भी पूरा होने वाला नहीं है। दिल्ली में भले ही उन्होंने किसी तरीके से 27 साल बाद सत्ता में वापसी कर ली हो, लेकिन बिहार में वो अपने दम पर सत्ता में नहीं आ सकते। इसलिए बीजेपी की मजबूरी है, नीतीश जरूरी है। ये बीजेपी के लिए संकट पैदा हो गया है, लेकिन वो नीतीश कुमार से पल्ला भी झाड़ना चाहते हैं और अपने दम पर अकेले सरकार बनाना भी चाहते हैं, जो फिलहाल जो लगता नहीं है कि ऐसा कुछ कर पाएंगे। तो वो महाराष्ट्र मॉडल अपनाना चाहते हैं ताकि नीतीश कुमार को कम सीटों पर लड़ाकर महाराष्ट्र जैसी चीज़ें की जा सकें। लेकिन नीतीश कुमार इसको समझ गए और वो यही दबाव बना रहे हैं कि महाराष्ट्र फॉर्मूला बिहार में लागू नहीं होगा। ये बात बीजेपी अच्छे तरीके से समझ ले, तो इसके लिए जो है नीतीश कुमार ने दबाव बनाने शुरू कर दिए। जी बिल्कुल, लगातार जेडीयू की तरफ से यही कहा जा रहा है कि 25 से 30 एक बार फिर नीतीश, और ये साफ है कि चाहे नीतीश महागठबंधन के साथ जाएं या नीतीश एनडीए के साथ रहें, सीएम तो वो नहीं, सीएम तो वो ही बनेंगे और सीएम की कुर्सी तो वो किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। ये बात साफ हो गई है। और उसके बाद उन्होंने आगे का अपना प्लान भी तैयार कर दिया है कि वो जब नहीं इस राजनीति में सक्रिय नहीं रह पाएंगे तो उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को कमान संभालने की पूरी तैयारी यहां पर कर ली है। यानी जेडीयू को खत्म करने के सपने, चाहे अगर वो बीजेपी देख रही हो या दूसरे कोई दल देख रहे हो, तो वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा। ये भी संकेत साफ साफ नीतीश कुमार की तरफ से दे दिए गए। और इसी बीच जब पीएम मोदी पहुंच रहे हैं और रैली है आज उनकी, तो उसको लेकर तेजस्वी यादव ने किस तरह से उन पर हमला बोला है, तो पहले उसको सुन लेते हैं। क्या लग रहा है कि बिहार में चुनावी देखिए, बिहार का चुनाव है और एकमात्र चुनाव सिर्फ बिहार में ही होने वाला है इस साल में। दिल्ली का चुनाव खत्म होते ही हमने पहले भी कहा था कि सब बिहार कूच करेंगे, कूद कूद के लोग जो है बिहार आएंगे। लेकिन बिहार ने इतना 20 साल तक इन लोगों को डबल इंजन को सरकार चलाने का मौका दिया। केंद्र में 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पीछे है। प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे है। किसानों के आय में बिहार जो है सबसे पीछे है। बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है। पलायन में बिहार नंबर 1 है। गरीबी में बिहार नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जी आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब आते तब जुमलेबाजी करते हैं, जुमला बोलते हैं, बिहार के लोगों को ठगने का काम करते हैं। पिछले बार कई बार चुनाव में आए तो चंपारण गए या बिहार में अलग अलग जिलों में जाकर के बोलते थे कि भाई यहाँ का चीनी मिल जो है चालू कर देंगे, यहाँ का जूट मिल जो है वो चालू कर देंगे, अगले बार आएंगे तो चाय यहीं का पिएंगे। क्या हुआ? बिहार का किसान की जो समस्या है वो आप समझ रहे हैं, और राज्यों की तुलना बिहार में, क्योंकि यहाँ बटाईदार सिस्टम ज़्यादा है तो और सिस्टम में किसानों की समस्याओं से थोड़ा डिफरेंट बिहार का किसानों की समस्या है। तो बिहार में जो है उस हिसाब से किसान जो है मर रहे हैं,
कुछ किसानों के लिए इन्होंने नहीं किया। ये कहते थे 22 तक दुगुना कर देंगे, दुगुना तो छोड़िए, किसान महंगाई से इतना तबाह हो गया है कि महंगाई के कारण जो इनका और आय जो है कम होता जा रहा है। तो देखिए ये जुमलेबाजी मोदी जी केवल करेंगे। बिहार को इन्होंने बजट में छलने का काम किया, ठगने का काम किया, और केवल इनको बिहार और बिहारियों से मतलब नहीं है। अब बिहार का चुनाव आएगा तो बिहार आएंगे, लिट्टी खाएंगे, मधुबनी पेंटिंग देखेंगे, छठी मैया को याद करेंगे, जानकी मैया को याद करेंगे, जगह जगह जाएंगे, बोलेंगे कि बिहार को नंबर 1 बना देंगे, नंबर 1 बना देंगे। 20 साल से आप राज्य में हैं, अब तक बिहार सबसे फिसड्डी राज्यों में आ रहा है। अपना विशेष पैकेज दिया आपने आराम में, क्या आपने रंगना मैदान में आपने कहा था कि कितना 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, क्या हुआ उस पैकेज का? कोई हिसाब किताब नहीं है। केवल जब चुनाव आता है तो मोदी जी को बिहार और बिहारी याद आते हैं, लेकिन अभी भी ये आ रहे हैं तो कोई नौकरी देने थोड़ी आ रहे हैं, कोई कारखाने लगाने थोड़ी आ रहे हैं, कोई ये पलायन रोकने और गरीबी मिटाने के लिए थोड़ी आ रहे हैं। ये केवल आ रहे हैं बिहार की जनता को भ्रमित रखना, चुनाव को मैनेजमेंट कैसे हो, यहाँ आ करके कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शन देना कि इस तरह से काम हो, ये हो, चुनाव मैनेजमेंट करा जाए, यही काम है और कुछ नहीं। बहुत सारे घोषणा भी करने वाले हैं कहा जा रहा है। तो घोषणा छोड़िए ना, पहले का क्या घोषणा रहा, सब जुमलेबाजी है। तो अभी हम तेजस्वी यादव को सुन रहे थे और उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव है इसलिए आ रहे हैं कि कैसे काम होगा, कैसे कार्यकर्ताओं को काम करना है, कैसे चुनाव के प्रचार में लगना है। और जब उनसे ये भी पूछा गया कि घोषणाओं को लेकर आपको क्या लगता है, तो उन्होंने कहा कि आगे की घोषणाओं की क्या बात करें जब पुरानी ही पूरी नहीं हुई है। तो लगातार तेजस्वी यादव बिहार में विकास की बात करते हैं, विकास कार्य को लेकर सवाल पूछते हैं, जंगल राज को लेकर भी कई बार हमलावर रहते हैं। तो तेजस्वी यादव एक विपक्ष के नेता के तौर पर अपना पूरी तरह से कर्तव्यनिष्ठ है और उसको ही लेकर उन्होंने पीएम मोदी से कई सवाल पूछे और नीतीश कुमार पर भी कहीं ना कहीं निशाना साधा। लेकिन बड़ी बात यह कि नीतीश कुमार को लेकर उनके जो तेवर थे वो बहुत तल्ख नजर नहीं आए, या कहें कि उनके बारे में बात करने से वो बचते हुए ही दिखाई दिए। और इससे भी एक तरह से संकेत ये जाता है कि आरजेडी पूरी तरह से अपना मन बनाकर बैठी है कि अगर नीतीश कुमार इधर आते हैं तो दरवाजे खुले रहेंगे। और ये बात लगातार आरजेडी के बयानों की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, चाहे वो लालू यादव हो या फिर भाई वीरेंद्र सिंह हो या वो तेज प्रताप हो या तेजस्वी यादव हो, सबके बयानों से ये बात साफ हो रही है कि नीतीश कुमार का इंतजार हो रहा है महागठबंधन में और बस फैसला नीतीश कुमार को लेना है। लेकिन बड़ा पेच जो यहां फंस रहा है वो यही है कि इस बार नीतीश कुमार को उनकी शर्तों पर लेने के लिए ना आरजेडी राजी है और ना ही बीजेपी, और इसीलिए नीतीश कुमार अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको क्या करना है। और इसी को लेकर अभी लालू यादव का भी ट्वीट आया है, चाहेंगे कि उसको भी हम देखें कि क्या उन्होंने लिखा है। तो लालू प्रसाद यादव ने लिखा है कि प्रधानमंत्री आज बिहार में है, इसलिए आज बिहार में झूठ और जुमलों की बरसात होगी। चुनावी वर्ष है, इसलिए लोगों को भ्रमित करने के लिए केंद्र की देश भर की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन अब दिखावटी रूप से बिहार से होगा, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिलेगा, ना ये देंगे। यानी साफ तौर पर इन्होंने भी यही कहा है कि इस बार भी जब पीएम मोदी आएंगे तो सिर्फ उनका फोकस चुनाव है और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का है। अब यहाँ बड़ी बात यह है अमलेंदु जी कि इस बार जो पिछले चुनाव हुए थे उससे ज्यादा इस बार बीजेपी के लिए चुनौती रहने वाली है, क्योंकि इस बार लालू यादव सक्रिय हैं। लालू यादव पिछली बार जेल में थे, इसलिए बीजेपी के लिए थोड़ी चीजें आसान थी, लेकिन लालू यादव जिस तरह से लगातार हर मोर्चे पर बोल रहे हैं, हर मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं, सरकार पर हमलावर हैं और पूरी रणनीति वो तैयार कर रहे हैं महागठबंधन को लेकर, इससे बीजेपी के लिए चुनौतियां होने वाली है। क्या जानकारी आपके पास है, क्या लगता है? हाँ देखिए अंशिता, बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ रही हैं बिहार में, और असल में ये दिक्कतें बीजेपी ने खुद अपने लिए पैदा की हैं। एक तरीके से देखा जाए जो जिस तरीके से उसकी रणनीति रही है अपने सहयोगियों को ही हजम करने की, तो उसी रणनीति पे चलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और जेडीयू को कई बार तोड़ने की कोशिशें बीजेपी की तरफ से हुई। ऐसा आरोप खुद जो था वो नीतीश कुमार ने लगाया था, चूँकि जब वो इंडिया गठबंधन में यानी महागठबंधन जब था, वो आए थे जब इसमें शामिल, तो तेजस्वी यादव का कहना यही है कि उन्होंने यही कहा था कि हमारी पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो इसलिए वो आए थे। और आकर उन्होंने राबड़ी देवी से माफ़ी भी मांगी थी कि भाई अब हम जो है वो आ गए थे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। तो हालांकि वो जब भी कहीं जाते हैं तो नीतीश कुमार जरूर कहते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी चले जाते हैं। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी को भी उन पर भरोसा नहीं हो पा रहा है कि वो जो कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे तो कहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसको लेकर वो उनको परेशानी होती रहती है। तो ये नीतीश का जो है रुख वहाँ देखते हुए भारतीय जनता पार्टी परेशान है। तो अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री पहुँचे हैं और जैसा आपने कहा कि तेजस्वी यादव अभी तक जिस
तरीके से नीतीश पर हमलावर थे, अब उनके रुख में कुछ नरमी सी दिखाई पड़ती है, यानी कुछ ना कुछ पक रहा है। चूँकि अब तेजस्वी यादव के जो हमले होते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए पर होते हैं, डबल इंजन की सरकार पर होते हैं। नीतीश कुमार पर हमले अब कम होते हैं। बीच में कांग्रेस की तरफ से भी इसी तरीके की रणनीति अपनाई गई थी कि नीतीश कुमार पर हमले कम होते थे, एनडीए और डबल इंजन की सरकार पर हमले ज़्यादा होते थे। इसका मतलब कुछ ना कुछ पक रहा है, लेकिन वो क्या होता है क्या नहीं होता है, या नीतीश कुमार जो वो बीजेपी पर एक दबाव बना रहे हैं कि अगर आपने हमारी शर्तें नहीं मानी तो हम महागठबंधन में चले जाएंगे। तो बीजेपी के हाथ से तोते उड़े हुए हैं कि अगर नीतीश कुमार ने ऐसा किया तो बीजेपी कहीं की नहीं रहेगी। तो इसलिए जो है वो नीतीश कुमार अब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है नीतीश को लेना, लेकिन वो खेल करना चाहती है नीतीश कुमार के साथ, तो नीतीश कुमार वो खेल नहीं होने देंगे। इतनी गारंटी नीतीश कुमार जो है वो चाहते हैं और नीतीश कुमार उसका इंतजाम करके चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ कोई खेल नहीं कर पाए। ये जो है साफ तौर पर समझा सकता है। जी बिल्कुल। अब जैसे इधर हमने बिहार की बात की और बिहार में अभी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है, लेकिन ये साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार ने प्लान बी तैयार कर लिया और नीतीश कुमार अभी भी इस पर लगे हुए हैं कि कौन उनकी शर्तें मानेगा, नीतीश कुमार उसी का हाथ थाम लेंगे। लेकिन इधर महाराष्ट्र में जो खटपट मची हुई है उसमें सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर नजर आ रही हैं। एकनाथ शिंदे बहुत ज्यादा नाराज हैं और हर मंच से धमकी देते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों उनका बयान आया, अब एकनाथ शिंदे कुछ बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी या फिर अजीत पवार शांत बैठ जाते हैं। अजीत पवार भी उस पर हमलावर रहते हैं और अजीत पवार भी पलटवार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से एकनाथ शिंदे की नाराजगी को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इससे साफ है कि महाराष्ट्र में जो एनडीए की सरकार है उसके अंदर चीजें ठीक नहीं है। और यह सवाल इसलिए उठ रहा है बार बार कि कब तक ये सरकार चल पाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीएमसी चुनाव पर इसका असर पड़े, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीएमसी चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे कोई बड़ा कदम उठा ले और इसी से बीजेपी आलाकमान कहीं ना कहीं टेंशन में है, डरे हुए हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि उन्हें देवेंद्र फडणवीस पर वो उनकी तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है कि कम से कम बीएमसी चुनाव तक एकनाथ शिंदे को साधे रखना जरूरी है। तो क्या कुछ अपडेट है आपके पास महाराष्ट्र में जिस तरह से उथल पुथल मची हुई है अमलेंदु जी? देखिए, असल में भारतीय जनता पार्टी का पुराना सपना रहा है बीएमसी पर कब्जा करना, और बीएमसी पर कब्जा करने के लिए उसको शिंदे की ज़रूरत भी है। ये शिंदे भी अच्छे तरीके से समझते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शिंदे की पार्टी भी तोड़ना चाहती है। जो बिहार में करना चाहती है वो वहाँ भी करना चाहती है। शिंदे इस बात को भी जानते हैं और इसीलिए अभी जो एक फैसला हुआ है देवेंद्र फडणवीस की सरकार की तरफ से वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उस पर एक तरह से कहा जाए कि शिंदे जो है वो आग बबूला हैं एक तरीके से। वो फैसला ये है अंशिता की, जो पिछली सरकार थी शिंदे की, तो उस समय राज्य में सोयाबीन की खरीद के लिए और प्याज की खरीद के लिए जो एमएसपी जो खरीद होती है उसके लिए नोडल एजेंसियों के चयन के लिए जो था वो एसएलए नियुक्त किए गए थे। तो जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी तो उस समय 2 एसएलए थे और उसके बाद फिर 6 एसएलए थे, मतलब उसमें बनाए गए 6 कुल हो गए। लेकिन जब अब्दुल सत्तार इसके मंत्री बने जो कि एकनाथ शिंदे की पार्टी से थे, तो उसमें 47 एसएलए बना दिए गए। अब आरोप ये है कि ये एसएलए जो बनाया गया इसमें भ्रष्टाचार हुआ और सोयाबीन की खरीद में, प्याज की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ। आपको याद होगा अंशिता कि जब पंजाब का महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा था, राहुल गांधी गए थे महाराष्ट्र में और फिर वो नहीं जा पाए थे एक बैठक में, तो उन्होंने सोयाबीन के किसानों से बात की थी फ़ोन पर। तो वो सोयाबीन के किसानों से बात की थी, सोयाबीन के किसानों ने भी इसको लेकर अपनी समस्याएं बताई थी कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। तो यानी ये एक तरीके से राहुल गांधी से उस समय सोयाबीन के किसानों ने बातें की थी, वो बातें कहीं ना कहीं सच होती हुई नज़र आती हैं। क्योंकि अब जो सरकार है खुद देवेंद्र फडणवीस की, उसने इसकी जांच कराने के लिए और ये कि साहब इसमें क्या भ्रष्टाचार हुआ नहीं हुआ, इसकी वो जांच करवाएगी। इसको लेकर शिंदे जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर ये जांच कुछ होती है और इस तरह की चीज़ें होती तो क्या इसका मतलब ये है कि अब शिंदे के लिए हुए फैसले जो थे उसको देवेंद्र फडणवीस की सरकार जो है उनकी जाँच करवाएगी। अगर जांच करवाएगी तो क्या शिंदे फंसेंगे उसमें या उनको फंसाने की कोशिश की जाएंगी। यानी ये एक तरीके से शिंदे पर दबाव बनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। शिंदे ने इसी को लेकर जो है बिना कोई किसी का नाम लिए हुए कहा कि मुझको हल्के में मत लेना, मुझको जिसने हल्के में लिया मैंने वो तांगा पलटी कर दी। यानी उन्होंने एक तरीके से चेतावनी दी है देवेंद्र फडणवीस को कि अगर आपने मेरे खिलाफ षड्यंत्र जारी रखे तो मैं आपकी सरकार भी गिरा दूंगा। जब उनसे पूछा गया कि आप किसको कहना चाहते हैं तो उन्होंने ये नहीं कहा कि किसके लिए कहना, उन्होंने कहा कि जो समझना चाहता है वो समझ गया। तो ये जो है काफी बहुत महत्वपूर्ण जो है वो उनकी बात समझी जा सकती है। तो बयान सुन लेते हैं पहले, शिंदे ने क्या कहा था।
था कि आपको हल्के में न लिया जाए, नहीं तो आप तांगा पलट जाएंगे। इशारा किसके तरफ था? नंबर 1। दूसरा सवाल है कि कुछ राज्यों में मुसलमान ये मांग कर रहे हैं कि रमजान के दौरान उन्हें 1 घंटे पहले छुट्टी दी जाए। क्या महाराष्ट्र में भी इस तरीके की आप लोग सोच रहे हैं? नहीं, देखिए क्या कहा पहले आपने कि मुझे हल्के में नहीं ले, ये तो मैंने पहले ही कहा है। जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिघे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया, आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहाँ पर। और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज़्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना। ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले, और मैं मेरा काम करते रहूँगा। रोज़ आरोप लगा रहे, रोज़ देखो महाजी शिंदे पुरस्कार मिला, पवार साहब ने पुरस्कार दिया। एक मराठी मानुस को एक पुरस्कार देता है, जो महापराक्रमी महादजी शिंदे, ये बहुत बड़े योद्धा थे, उनके नाम से महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को दिया गया। उस पर भी कितनी जलन हो गई। कितने जलोगे, एक दिन तो जलकर खाक हो जाओगे। और इसलिए मैं कहता हूँ कि उस वक्त पवार साहब का भी अपमान किया, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, उनका भी अपमान किया। साहित्यिक लोगों को दलाल कहा, उनका भी अपमान किया। महादजी शिंदे जी, उनके वंशजों का भी अपमान किया। मेरा तो अपमान छोड़ो। और उसमें अमित शाह जी का भी नाम जोड़ा गया, बोले ये पुरस्कार अमित शाह जी को है। क्यों? क्या ये सब चल रहा है? कभी तो सुधरेंगे कि नहीं? और इसलिए मैं अभी भी कहता हूँ, देखो, मुझे कितने भी आरोप लगाओ, कितनी भी गालियाँ दो, लेकिन जब तक ये पूरी जनता महाराष्ट्र के हमारे साथ है, तब तक मुझे। तो अभी हमने एकनाथ शिंदे को सुना। उनके बयान में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण देखने को मिली अमलेंदु जी। एक तो उन्होंने ये कहा कि मुझे हल्के में लिया गया था, इसलिए 2022 में मैंने सरकार पलटवा दी। पहला मुख्य बयान, जिससे कहीं ना कहीं ये इशारा है कि अगर उद्धव ठाकरे ने उनकी बात नहीं मानी थी, उनको हल्के में लिया था, उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, वो क्या चाहते हैं उसको तवज्जो नहीं दिया जा रहा था, इसका असर ये हुआ कि उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया और सरकार गिर गई। यानी आज जो स्थितियां उनके साथ इधर बनी हुई हैं, महायुति में उनकी बातचीत नहीं सुनी जा रही है, देवेंद्र फडणवीस उनके मर्जी का काम नहीं कर रहे हैं। पहले उनको डिप्टी सीएम बना दिया, उसके बाद उनको मनपसंद उनको विभाग नहीं दिए गए, उसके बाद उनके मनपसंद लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया, उसके बाद उनको कई कमेटियों से बाहर रख दिया गया। इसके अलावा बहुत सारी चीजें उनसे छीनी गई हैं। और अभी जो हाल ही में आया था कि बीएमसी ने टेंडर भी उनका रद्द कर दिया, तो ये सारी चीजें उनका गुस्से को दिन पर दिन बढ़ाती चली जा रही हैं। और यही वजह है कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि मुझे पहले हल्के में लिया था तो मैंने सरकार बदल दी थी, तो इस बार भी अगर मुझे हल्के में लिया जाएगा तो ऐसा कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा भले ही नहीं है, लेकिन उनका इशारा इधर ही था। दूसरी बात, उन्होंने जिस तरह से पवार को लेकर एक नरम रुख अपनाया, उन्होंने कहा पवार साहब ने मुझे सम्मानित किया, एक मराठी मानुस ने दूसरे मराठी मानुस को सम्मानित किया, तो ये कहीं ना कहीं उनको नरम दिखे वो इधर पवार की तरफ, यानी शरद पवार। और पिछले दिनों जब से बीजेपी की सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है महाराष्ट्र में, लगातार शिंदे की नजदीकियां शरद पवार से और उनकी पार्टी के नेताओं से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। याद होगा आपको, वो गांव जाने के लिए निकले थे, एनडीए की बैठक को रद्द करके जी, और उन्होंने उस दिन जितेंद्र अवार्ड से मुलाकात की थी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस बयान को सुनने के बाद? देखिए अंशिता, एकनाथ शिंदे एक तो साफ साफ जो है वो संकेत दे रहे हैं, और उन्होंने कहा भी कि जिसे समझना था वो समझ गया। यानी उन्होंने उद्धव ठाकरे का नाम नहीं लिया, किसी और का नाम नहीं लिया, उनका जिसे समझना था वो समझ गया। तो जिसकी उन्होंने कहा था कि मैंने सरकार पलटी, तांगा पलटी कर दी थी, तो वो तांगा पलटी अब भी कर देंगे। एक तरीके से उन्होंने ये चैलेंज जो है वो देवेंद्र फडणवीस को दे दिया है कि अगर आप ज़्यादा 3-5 करेंगे तो तांगा पलटी कर देंगे। दूसरा जो उन्होंने एक और बात कही शर्मित्रा, कि एक मराठी मानुस ने दूसरे मराठी मानुस को सम्मानित किया। ये कहने का तात्पर्य क्या है? ये कहने का तात्पर्य ये है कि देवेंद्र फडणवीस मराठी मानुस नहीं हैं, देवेंद्र फडणवीस जो है वो ब्राह्मण हैं, तो इसलिए जो है वो समझ जाओ कि वो पेट में दर्द किसके हो रहा है।
तो मराठी मानस को लेकर बात की, तो यानी एक मराठियों की एकता क्या कुछ हो रही है, इस तरीके की कुछ चीज़ें चल रही हैं। इस बीच जब अजीत पवार को लेकर सवाल पूछा गया, मतलब अजीत पवार से पूछा गया, तो अजीत पवार ने जो था एक तरीके से कहा जाए कि उन्होंने भी संकेत दे दिया कि ये शायद देवेंद्र फडणवीस के लिए ही कहा गया, चूँकि उनका कि वो उन्होंने कहा, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने कहा किसके लिए है। बिल्कुल, तो पहले हम सुन लें अजित पवार ने क्या बयान दिया है इस पर। जी, आमच्यात कुठलीही नाराजी नाही। आता परवाच असा का शब्द वापरला एकनाथराव शिंदे साहेबांनी, मला हलक्यात घेऊ नका। आता ते कुणाला म्हणले तेच कळायला मार्ग नाही। आता हलक्यात मशालीने घ्यायचं नाही का अजून कोणी घ्यायचं नाही। अजीत पवार का ये बयान मराठी में था, लेकिन उनका जो इशारा था वो यही, समझ में जो आ रही है बात वो यही कि हंसते हंसते हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने एक तरह से सवाल भी पूछा है और उन्होंने जवाब भी दे दिया है कि हम समझ गए कि इशारा किस तरफ था। क्या लगता है आपको, क्या कहना चाह रहे हैं अजीत पवार? हाँ, अजीत पवार यही मतलब एक तरीके से क्या, और देखिए शिंदे बैठे हुए हैं, उनके सामने कह रहे हैं, तो इसका मतलब साफ तौर पर वो कहना ये चाह रहे हैं कि हम समझ गए हैं कि आप जो है देवेंद्र फडणवीस को समझा रहे हैं कि आप तांगा पलटी कर सकते हैं, तो ये बता रहे हैं। तो अब ये तांगा पलटी करेंगे कि नहीं करेंगे, कि इनकी ही पार्टी की तांगा पलटी देवेंद्र फडणवीस कर देंगे, ये देखा जाएगा। लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं महायुति में अंशिता, वो सब चीज़ें ठीक ठाक नहीं चल रही हैं, ये साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त अंतरकल है जो है वो महायुति में देखने को मिल रही है। तो अब जिस तरीके से आ रहा है, तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से ये चीज़ें आगे चलती हैं। इधर जो है ये जो सब चीज़ें चल रही हैं, इस बीच एक बड़ी खबर जो है वो अंशिता ये है कि जो यूएस एड को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, उस यूएस एड को लेकर जो भारत का वित्त मंत्रालय है उसने जो है वो एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट को ऊपर जो है वो सवाल जो है काफ़ी ज़्यादा उठे हैं, क्योंकि उस रिपोर्ट में ये कहा गया है, बताया जा रहा है कि जो पैसा आया था, मतलब 7 या 5 परियोजनाएं बताई जा रही हैं कि वो परियोजनाएं चल तो रही हैं, लेकिन वो उस पैसे, मतलब वो पैसा था वो उसके लिए, चुनाव के लिए नहीं आया। ये खुद वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट जो कह रही है। इसको लेकर जयराम रमेश जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फायर हुए हैं, और जयराम रमेश ने जो इस पर एक ट्वीट किया है, आप अगर उस ट्वीट को बता पाएँ तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा। और वो उनका ट्वीट जो है वो ये आप बताइए, देखिए क्या है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। जी बिल्कुल, जयराम रमेश ने लिखा है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ही प्रधानमंत्री और उनकी झूठ ब्रिगेड के झूठ को पूरी तरह से उजागर किया है, जिसमें उनके चतुर विदेश मंत्री भी शामिल हैं। वित्त मंत्रालय की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि यूएसएड वर्तमान में भारत सरकार के साथ मिलकर 7 परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है, जिनका संयुक्त बजट लगभग $750 मिलियन है, और इनमें से एक भी परियोजना मतदान से संबंधित नहीं है, और ये सभी केंद्र सरकार के साथ और उनके माध्यम से हैं। अब यहां पर अमलेंदु जी गौर करने वाली बात यह है कि लगातार बयान बदलते जा रहे हैं बीजेपी सरकार। क्या पहले जब $21 मिलियन को लेकर ट्रंप की तरफ से जिक्र किया गया था, तब बीजेपी ने इसे तुरंत लपका था। इस मुद्दे को कांग्रेस के खिलाफ प्रोजेक्ट करने में लग गई थी पूरी बीजेपी, पूरी तरह से बीजेपी को घेरा जा रहा था कि कांग्रेस को पैसा मिला है मोदी सरकार को गिराने के लिए, या मोदी को हराने के लिए, या बीजेपी को हराने के लिए। इसके बाद जब कई रिपोर्ट्स सामने आई, रिपोर्ट्स हमारे कई यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स काफी छपी, तो उसमें यह साफ हो गया कि पैसा तो बांग्लादेश के लिए आया था, भारत के लिए तो पैसा आया ही नहीं था। तब बीजेपी शांत हुई और उसके बाद कांग्रेस हमलावर हुई। इसके बाद एक अगला बयान ट्रंप की तरफ से आता है, और उसमें ट्रंप ये दावा करते हैं कि पैसा तो दिया है और माय फ्रेंड मोदी को दिया गया है, और इसने पूरी कहानी पलट कर रख दी। और इसके बाद जब पीएम मोदी खुद सवालों में घिरे, खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने उनसे कहा कि अगर आप अब भी इस पर चुप रहते हैं, मौन धारण करे रहते हैं, तो मुझे क्रिमिनल केस आपके खिलाफ करना पड़ेगा, शोकॉज नोटिस आपके खिलाफ जारी करना पड़ेगा, और उसके लिए मैं अपील करूंगा, वहां पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। ये सारी चीजें जब उन्होंने उठाई, और इसके बाद से विपक्ष भी हमलावर है लगातार, तब वित्त मंत्रालय की तरफ से बयान ये आता है कि यहां पर कोई पैसा आया ही नहीं है, और अब एक नया बयान वित्त मंत्रालय की तरफ से आ रहा है। तो ये बार बार देखने को मिल रहा है कि मोदी सरकार अपने बयान पलट रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ झोलझाल तो है। और क्या कुछ आपको लगता है कि किस तरह से सरकार इसमें घिरी हुई दिखाई दे रही है? देखिए, एक तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इसको एजेंडा कांग्रेस के खिलाफ बनाने की कोशिश की, उसमें उल्टी भारतीय जनता पार्टी और सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस गए। अब जब प्रधानमंत्री मोदी इसमें फंसे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी जो थी वो रक्षात्मक मुद्रा में आ गई, और बचाव के जो थे वो काम शुरू हो गए। अब अगर इसमें मान लीजिए अगर एक पैसा भी किसी दूसरे दल को आ गया होता अंशतः, तो अब तक भारतीय जनता पार्टी जो थी वो छाती फाड़ फाड़ के जो थी वो चिल्ला रही होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बचाव की मुद्रा में, और कोई भी अब यूएस एड का नाम जो है, शब्द
उसके मुंह से नहीं निकल रहा। इधर कांग्रेस जो काफ़ी ज़्यादा हमलावर है, जयराम रमेश ने जिस तरीके से हमला बोला है अपने ट्वीट में और इसको लेकर काफ़ी सवाल उठाए हैं, पवन खेड़ा ने भी जो है वो इसको लेकर काफ़ी सवाल उठाए हैं और उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, उसको भी आप बता सकती हैं अपने दर्शकों को कि क्या है। जी बिल्कुल, पवन खेड़ा ने लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से भी सवाल कर रहे हैं उनको, हमने कल भी इस पर चर्चा की थी अमलेंदु जी, उसमें भी यही बात चल रही थी कि अब पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए कि जो पैसा है वो कहां आया, कैसे आया, उसका इस्तेमाल कहां हुआ, ये जनता को जवाब आपको देना पड़ेगा। और इसके बाद से लगातार पवन खेड़ा इस पर हमलावर है और अब उन्होंने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अब मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने जो $21 मिलियन अपने फ्रेंड नरेंद्र मोदी को देने की बात की थी उसका क्या होगा, क्या मोदी जी मानहानि का केस करेंगे, देश के मान सम्मान की बात है। ये बात आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने जो बात कही वही बात अब पवन खेड़ा भी कर रहे हैं, यानी सुब्रमण्यम स्वामी और विपक्ष के सुर एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब पीएम मोदी सिर्फ विपक्ष के निशाने पर नहीं है बल्कि अपनों के निशाने पर है और इसी के चलते बीजेपी बहुत ज्यादा दबाव में दिखाई दे रही है। अब बीजेपी इस उधेड़-बुन में लग गई है कि कैसे जवाब दिया जाए और जवाब जो उनसे मांगा जा रहा था कि पैसा कहां है, क्या है, कहीं ना कहीं ये जवाब देना कि पैसा तो आया है लेकिन वो चुनाव के लिए नहीं आया है, वो तो अलग अलग परियोजनाओं के लिए आया है। तो कहीं ना कहीं अभी ये बात तो स्वीकार हो गई अमलेंदु जी कि पैसा तो आया है, जबकि कल तक वित्त मंत्रालय कह रहा था कि कोई पैसा ही नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात यह है अंशिता कि ये बात स्वीकार की गई है कि भारत सरकार को पैसा आया है, यानी ट्रंप जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को पैसा दिया, तो इसका मतलब कहीं क्या है, उसमें भी कोई सच बात हो सकती है क्या? इस तरीके से बचाव करने की कोशिश की गई है कि जो पैसा है जो ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को दिया, वो प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बल्कि भारत सरकार की योजनाओं के लिए आया है। इसका मतलब ट्रंप झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये भी समझा जा सकता है। जो कांग्रेस कह रही है उसका कहने का तात्पर्य यही है कि ट्रंप झूठ नहीं बोल रहे हैं बल्कि जो गलत बयानी है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी इस पर रक्षात्मक मुद्रा में है और जो वित्त मंत्रालय की तरफ से भी जो रिपोर्ट आई है वो वित्त मंत्रालय भी एक तरीके से कहा जाए वो रक्षात्मक मुद्रा में ही है और ये स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि जो भी पैसा आया है वो विभिन्न परियोजनाओं के लिए आया है और वो मतदान से संबंधित या चुनाव से उसका कोई संबंध नहीं है। क्योंकि अगर चुनाव से संबंधित कुछ मामला होता तो फिर ये काफ़ी गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर और मोदी सरकार पर होते, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर होते। तो ये भी हो सकता है अंशिता कि डोनाल्ड ट्रंप किसी विद्वेषवश प्रधानमंत्री मोदी को फंसाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। चूंकि दोनों के संबंध अब उस तरीके से नहीं बताए जाते जैसे पहले थे, तो फंसाने के लिए भी कुछ बातें कर रहे हो, ये भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इस तरीके की राजनीति सब हुआ करती है। लेकिन अगर इस तरीके के भी कर रहे हैं तो जो पवन खेड़ा सवाल कर रहे हैं और जो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप के इस आरोप का जवाब निश्चित तौर पर देना चाहिए और अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाकर वो मानहानि का मुकदमा भी कर सकते हैं, यहाँ भी मुकदमा कर सकते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो संसाधन है वो सब रोक दिए हैं ट्रंप सरकार ने, लेकिन फिर भी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और भारत जो है वो यूएनओ का सदस्य है, तो इसलिए जो है वो यहाँ पर बातें की जा सकती हैं, ट्रंप के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। मुझे लगता है कि 56 इंच की छाती जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखानी चाहिए और ट्रंप के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ट्रंप ने सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही अपमान नहीं किया, ये भारत का भी अपमान है एक तरीके से अंशिता। जी बिल्कुल, यहाँ पर लेकिन बड़ी बात तो ये कि जवाब देने के बजाय, उनसे सवाल करने के बजाय, ट्रंप को घेरने के बजाय, पलटवार करने के बजाय भारत सरकार ये एक्सेप्ट कर रही है कि पैसा तो आया है। तो ये भी कई सवाल खड़े करता है कि आखिर अब भारत सरकार क्यों एक्सेप्ट कर रही है, जबकि 2 दिन पहले वित्त मंत्रालय का ये कहना था या विदेश मंत्रालय का ये कहना था कि कोई पैसा नहीं आया है। तो लगातार जो बयान बदल रहे हैं इससे पता चल रहा है कि बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, एनडीए सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है और पीएम मोदी का चुप्पी साधे रखना भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर पीएम मोदी इतनी बड़ी बात पर भी चुप क्यों है। अभी जब अप्रवासियों वाला जो मामला था उस पर भी लगातार विपक्ष यही कह रहा था कि पीएम मोदी इतने नरम क्यों हैं, उन्हें भी इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उन्हें भी अमेरिका सरकार से, यहाँ पर राष्ट्रपति ट्रंप से जो उनको अपना दोस्त कहते हैं उनसे बात करनी चाहिए। जिस तरह से रूस ने और चीन ने अपना कड़ा रुख अख्तियार किया और उसका नतीजा ये हुआ कि वहां के जो अप्रवासी थे उन्हें तरीके से भेजा गया जिस तरह से भेजा जाना चाहिए, लेकिन भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ और इसको लेकर भी भारत सरकार ने कोई सवाल पूछने के बजाय या उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने के बजाय ये कह दिया कि उनका कानून है। तो क्या कानून रूस और चीन के लोगों के लिए नहीं है? ये सारी चीजें यहाँ पर सवाल खड़े कर ही रही थी कि आखिर वजह क्या है कि मोदी सरकार बहुत ही ज्यादा झुकी हुई नजर आ रही है अमेरिका के सामने, और कहीं यही एक वजह तो नहीं है कि उन्हें इस बात का कहीं ये तो नहीं था कि जो जिस तरह से अब खुलासा किया है ट्रंप ने, कहीं ऐसा तो नहीं था कि उन्हें ये लग रहा था कि ट्रंप ये खुलासा ना कर दें अगर बीजेपी सरकार या मोदी सरकार उन पर हावी होने की कोशिश करती है तो, लेकिन वो चीज भी अब छुपा नहीं पाए हैं। क्या लगता है?
हाँ देखिए, बहुत सी चीज़ें उजागर हो रही हैं। और पहले तो ये कि ये हमला किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस को पैसा आया, कांग्रेस को पैसा आया, ये कहा जा रहा था। लेकिन अब ये मालूम पड़ा कि ये पैसा भारत सरकार को आया है। और ये खुद बात स्वीकार जो है वित्त मंत्रालय ने कर ली है कि भारत सरकार को पैसा आया। और ट्रंप ने जो $21 मिलियन की बात की है अंशिता, वो $21 मिलियन से ज़्यादा आया है, वो $750 मिलियन है, और वो विभिन्न योजनाओं में चल रहा है। तो ये $21 मिलियन का क्या राज है, ये तो प्रधानमंत्री मोदी बता सकते हैं या ट्रंप बता सकते हैं, या भारत सरकार इस पे बारे में कोई स्पष्टीकरण दे। तो जो अभी तक जो स्पष्टीकरण है उसमें $21 मिलियन की कहीं कोई बात नहीं आई है, किसी भी तरफ से उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। तो विपक्ष के सवाल अपनी जगह पर मौजूद हैं और विपक्ष जो है वो इसको लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी दोनों जो हैं वो ज़बरदस्त तरीके से घिरे हुए नजर आते हैं और विपक्ष इस पर लगातार हमलावर है। इधर अखिलेश यादव ने भी कल बहुत तगड़ा प्रहार किया। उन्होंने प्रहार किया कि ऐसा तो नहीं है कि ये पैसा जो आया है इससे भारतीय जनता पार्टी के जो डबल इंजन है उनमें से एक इंजन जो अमेरिकी इंजन है, यानी कि उन्होंने ये कहा एक तरीके से अखिलेश यादव ने कि ये जो सरकार बनी है, ये जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, तो ये अमेरिका के सहयोग से बनी हुई सरकार है। ये अखिलेश यादव का आरोप था। यानी कि पूरा विपक्ष अंशतः एक तरीके से देखा जाए वो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर नजर आ रहा है। और ट्रंप अमेरिका में बैठकर भारत की अंदरूनी राजनीति में एक तरीके से कहा जाए वो हवा दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चीज़ों को, ये भी आप समझ सकती हैं। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो सारी एक तरीके से सीमाएं तोड़कर जो थे वो बिना राजकीय यात्रा के जो थे वो पहुंचे अमेरिका और ट्रंप से जाकर उन्होंने मुलाकात की। ट्रंप से मिलने वालों में दूसरी बार ट्रंप जब राष्ट्रपति बने, चौथे मतलब एक तरीके से राष्ट्र प्रमुख थे नरेंद्र मोदी, और उनका उस तरीके से वहाँ स्वागत भी नहीं हुआ जो एक राजकीय अतिथि का होना चाहिए। इसके बावजूद ट्रंप इस तरीके का व्यवहार नरेंद्र मोदी के साथ क्यों कर रहे हैं, ये एक सवाल निश्चित तौर पे उठते हैं और इसको लेकर चर्चाएं किस्म किस्म की चल रही हैं। बहुत से लोग चर्चा कर रहे हैं कि मणिपुर में जो भारतीय जनता पार्टी ने किया उसको लेकर ट्रंप नाराज है, तो इसका जवाब ट्रंप दे रहे हैं। अब ये भी कहा जा रहा है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जब ट्रंप हार गए थे उसके बाद नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से सारे संबंध खत्म कर लिए, जो बाइडेन से अपनी नज़दीकियां बढ़ा ली थी, तो ट्रंप इससे नाराज हैं। तो बहुत सारी जो है बातें चल रही हैं, लेकिन अब वो क्या बात है वो तो ट्रंप ही बता सकते हैं कि ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब इतने ज़्यादा नाराज क्यों हैं। जबकि यहाँ तो कसीदे काढ़े जा रहे थे, पूरा मीडिया लगा हुआ था कि ट्रंप की दोस्ती जो है मोदी के साथ बहुत गुल खिलाएगी, जाने क्या क्या लेकर आएगी, लेकिन उसके सारे नुकसान हो रहे हैं। जिस तरीके से टैरिफ घटाए जा रहे हैं उससे अमेरिका को फ़ायदा हो रहा है, भारत के उद्योग को नुकसान होगा। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक कारों पर 110% जो टैरिफ लगता था उसे घटाकर 15% कर दिया गया, हो सकता है बाद में वो और भी कम कर दिया जाए। इधर जो टेस्ला यहाँ अपनी फैक्ट्री लगाने वाली थी, ट्रंप ने उसको रोक दिया एलन मस्क को कहकर कि वहाँ मत लगाओ, ये अमेरिका का नुकसान होगा। तो अब बाहर से जर्मनी से कम यहाँ आएंगी कारें और कम टैरिफ पे आएंगी यहाँ पे कारें, तो यानी भारत के उद्योगों का नुकसान होगा। तो आखिर क्यों जो है भारत के उद्योगों का नुकसान करके अमेरिका के उद्योगों का फ़ायदा मोदी जी करवाना चाहते हैं, इसको लेकर भी विपक्ष जो सवाल कर रहा है। इधर अंशतः जो एक बड़ा सवाल है वो आम आदमी पार्टी ने जो है वो मोहन भागवत से सवाल पूछ लिया है। और वो मोहन भागवत से जो सवाल पूछा अंशतः वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो संजय सिंह हैं जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने जो है सवाल पूछा है कि भाई देश के आदिवासियों की ज़मीनों पर प्रशासन और बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो जबरन कब्जा कर रही हैं। ऐसे में जो वनवासी कल्याण आश्रम चलाने वाला संगठन है RSS, मोहन भागवत जी का संगठन, वो क्या कर रहा है, ये सवाल संजय सिंह ने पूछा है। जी सुन लेते हैं पहले संजय सिंह ने क्या कुछ कहा था, फिर इस पर चर्चा करते हैं। आरएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है जिन्होंने कहा जहां जहां पर मंदिर और शमशान की रक्षा करनी है स्वदेशी आचरण अपनाएं, मातृभाषा बोले, जहां जरूरी हो वहीं पर अंग्रेजी बोले। अब देखिए इसमें तो विरोधाभासी बातें हैं। जहां तक जमीनों की सुरक्षा का सवाल है, देश के आदिवासी क्षेत्रों में आप चले जाइए, जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले दलित समाज के लोग हैं उनकी जमीनों को आप देख लीजिए, किसानों की जमीनों को आप देख लीजिए, वो कौन है, वो भी तो हिंदू है। उनकी जमीनों पे किस तरीके से जबरन प्रशासन के द्वारा, गुंडों के द्वारा, माफियाओं के द्वारा आज भी कब्जा किया जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। तो भागवत जी बताएं कि उनका कब्जा रोकने के लिए उनकी सरकार और उनका संगठन क्या कर रहा है। दूसरी बात अंग्रेजी भाषा को लेके है, तो अभी तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अंग्रेजी भाषा शामिल किया योगी जी ने, तो वो अंग्रेजी भाषा के विरोध में खड़े हैं। तो हमारे ख्याल से RSS और बीजेपी के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इनके आपस के तालमेल बिगड़े हुए हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कह रहा है कि महाकुंभ का जो गंगा का पानी है वो स्नान करने लायक नहीं है,
और उत्तर प्रदेश का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कर रहा है कि कह रहा है कि नहीं बहुत अच्छा है। तो कुछ है मामला झगड़े वाला, आरएसएस, मोदी, योगी, इनका सबका मामला कुछ है जो मैं नहीं जानता, लेकिन इन लोग तो संजय सिंह को भी हम सुन रहे थे अमलेंदु जी, एक बार फिर अब विपक्ष की भूमिका में इस बार आ चुके हैं ये लोग, तो विपक्ष की भूमिका को अच्छे से निभा रहे हैं। आतिशी को विपक्ष का नेता चुना गया है, तो क्या कुछ लगता है आपको कि क्या बीजेपी सरकार के लिए चुनौतियां होने वाली हैं? और ये जो मुद्दा उठाया है, लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम विपक्ष का काम, मतलब जनता ने हमें विपक्ष में बिठाया है तो हम उसको काम को पूरी शिद्दत के साथ करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए अब शायद समझ में आने लगा है आम आदमी पार्टी को भी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ज़्यादा नज़दीकियाँ अच्छी नहीं हैं और कांग्रेस से झगड़े का उनको नुकसान भी हुआ, ये भी शायद समझ में आने लगा है। तो अब वो भी उन मुद्दों की तरफ लौटना शुरू कर रहे हैं जो मुद्दे कांग्रेस या राहुल गांधी उठाते रहते हैं। तो आज जो मुद्दे संजय सिंह ने उठाए हैं, ये सारे मुद्दे एक तरीके से कहा जाए वो कवर फायर जो है वो राहुल गांधी के मुद्दों का है और भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में तो बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा देखने को मिला अंशिता, जिसकी तरफ संजय सिंह ने भी कहा कि जब वो वहाँ स्थानीय भाषाओं को जोड़ा गया, उसके साथ साथ अंग्रेजी को जोड़ा गया। जो नेता प्रतिपक्ष हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा में, माता प्रसाद पांडे, उन्होंने कहा कि भाई आपने इसमें अंग्रेजी को जोड़ा है तो अंग्रेजी की बजाय अगर आप इसमें संस्कृत और उर्दू को जोड़ते तो बेहतर होता। इस पर योगी आदित्यनाथ जो थे वो काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो गया, कहा कि आप कठमुल्ला बनाना चाहते हैं उर्दू को लेकर। अगले दिन फिर माता प्रसाद पांडे ने ज़बरदस्त तरीके से प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भाई आपने कहा कि आप हमने संस्कृत और उर्दू कहा तो आपने संस्कृत तो सुना नहीं, उर्दू को लेकर आप जो थे वो बेचैन हो गए और जाने आप क्या क्या कहने लग गए। तो हम सवाल पूछते हैं कि आप ही के शहर के रघुपति साहेब फिराक गोरखपुरी जो थे, क्या वो कठमुल्ला थे? आप ही के गोरखपुर में अध्यापक रहे प्रेमचंद, क्या वो कठमुल्ला थे? ये सवाल उन्होंने उठाया और योगी आदित्यनाथ जो थे वो एक तरीके से कहा जाए खिसियानी मुस्कुराहट जो थे वो हंसकर रह गए। और उसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ ने भी एक जो था वो शेर पढ़ा। अब वो शेर पढ़ा तो वो भी उर्दू में शेर पढ़ा योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन जो श्रीकांत शर्मा वहाँ मंत्री हैं, उन्होंने ब्रज में भाषण दिया जब उस पे मसले पर, तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी बहुत अच्छी भाषा है, हमारे बच्चे अंग्रेजी ही सीखते हैं और अंग्रेजी सीखना चाहिए। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक नारा लगाती रहती थी हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, और अमित शाह जो तमिलनाडु में भी हिंदी को लागू करने की बात करते थे, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। कर्नाटक का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी इसलिए चूँकि अमित शाह के हिंदी के वक्तव्य को लेकर वहाँ काफ़ी ज़्यादा विवाद हो गया था। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा छोड़ चुकी है? चूँकि उसे संस्कृत को शामिल करने पर भी आपत्ति है, चूँकि योगी आदित्यनाथ ने आपत्ति जताई, जबकि माता प्रसाद पांडे ने कहा था कि संस्कृत और उर्दू को भी शामिल कर लीजिए। तो आपने संस्कृत का भी विरोध किया, तो आप संस्कृत का भी विरोध करेंगे, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान नारा भी आप छोड़ देंगे, फिर हिंदू भी आप बने रहेंगे, ठेकेदार भी हिंदुओं के बने रहेंगे। तो ये सवाल जो है वो संजय सिंह जो है वो उठा रहे हैं अंशिता। तो बिल्कुल यहाँ पर अब एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी के लिए बहुत चुनौतियां होने वाली हैं। 27 साल बाद सत्ता में आने के बाद ऐसा नहीं है कि बहुत आराम से काम कर पाएगी बीजेपी सरकार, बल्कि मुद्दों की भरमार है। जिस तरह से शायद उतने मुद्दे बीजेपी के पास नहीं रहे होंगे 10 साल के कार्यकाल में आम आदमी पार्टी के, उससे ज्यादा मुद्दे इस बार आम आदमी पार्टी के पास है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो अभी यमुना की सफाई को लेकर ही है। सफाई से ज्यादा वहां पूजा पाठ शुरू हो गई, इस तरह की तस्वीरें लगातार वहां से सामने आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बार फिर पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ सवालों में घिर गए हैं और उन पर एक बार फिर हमला हुआ है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास इसको लेकर अमलेंदु जी? अपडेट ये है कि इंदिरा जयसिंह देश की प्रतिष्ठित अधिवक्ता हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि ये थोड़ा दुखद है कि हमारे जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, मतलब चंद्रचूड़ की तरफ उनका इशारा था कि उन्होंने कहा कि ध्वजा जो है वो न्याय का प्रतीक है, लेकिन मेरे लिए भारत का संविधान हमेशा जो है वो न्याय का प्रतीक रहा है। और उसके बाद जो उन्होंने आगे कही वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। उनका कहना है इंदिरा जयसिंह का कि बहुसंख्यक मूल्यों के साथ तालमेल बैठाने के लिए कानून की पुनर्व्याख्या एक बहुधार्मिक देश में धर्मनिरपेक्षता को खतरा है, भारत की एकता और अखंडता को भी खतरा है। ये सीधी सीधी टिप्पणी इंदिरा जयसिंह की डीवाई चंद्रचूड़ की उस मौखिक टिप्पणी को लेकर है जो कि उन्होंने धर्मस्थल विधेयक को लेकर जो डाइस पर बैठकर टिप्पणी कर दी थी, उसको लेकर ये टिप्पणी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। अंग्रेजी में हालांकि उनकी बाइट है, हम लोग सुन भी सकते हैं कि इंदिरा जयसिंह ने किस तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ पर हमला बोला। और डीवाई चंद्रचूड़ जो है रिटायर होने के बाद लगातार सवालों के घेरे में, उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रहार हो रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने सरकार के साथ तालमेल बैठाने के लिए एक तरीके से कहा जाए जो न्याय के मूल सिद्धांत हैं उनके साथ खिलवाड़ किया
और उन्होंने एक तरीके से कहा जाए कि अपने पूरे कार्यकाल में जो सुप्रीम कोर्ट में एक सीजीआई की भूमिका होनी चाहिए उसके साथ उचित न्याय नहीं किया, इस तरीके के आरोप लगातार लग रहे हैं। तमाम न्यायविद जो है इसको लेकर सवाल उठाते रहते हैं। प्रशांत भूषण से लेकर दुष्यंत दवे तक और अब इंदिरा जयसिंह ने खुलकर ये आरोप लगाया है। बिल्कुल, हम पहले सुनना चाहेंगे इंदिरा जयसिंह ने क्या कहा, उसके बाद उस पर चर्चा करते हैं। So finally, I would like to say that what we are witnessing is an effort to place a norm above the Grun norm. And this norm is justified in the name of decolonization, and it goes by the name of cultural nationalism. Nobody, of course, bothers to tell us what culture really is, or which is this culture that is sought to be reclaimed. And अब पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ को लेकर जिस तरह से उन्होंने इशारों में निशाना साधा है और इससे ये साफ हो जाता है कि जिस तरह से लगातार जब चंद्रचूड़ रिटायर होने वाले थे उससे पहले उनके कुछ बयान आ रहे थे कि देखा जाएगा इतिहास मुझे कैसे याद रखता है, तो उनके रिटायर होने के बाद से जिस तरह से लगातार उन पर हमले हो रहे हैं, निशाना साधा जा रहा है, उसके जिस तरह से उन्होंने काम किया उस पर भी सवाल उठते रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये है कि उनकी जो छवि है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही। लेकिन इन सब के अलावा छवि इस वक्त हम कह सकते हैं कि योगी सरकार की भी बहुत खराब होती हुई दिखाई दे रही है। भ्रष्टाचार के लगातार मामले दिखाई दे रहे हैं और योगी सरकार में भी फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है, या ये कह सकते हैं कि अब मंत्रियों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ हमला बोलना शुरू कर दिया और अब एक बार फिर आंगनवाड़ी में भ्रष्टाचार का मामला खुलकर सामने आया। और बड़ी बात यह है कि खुद योगी के मंत्री ने ही आरोप लगाए हैं कि आंगनबाड़ी में भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास अमलेंदु? जो मीडिया रिपोर्ट से अंशिता, उनके मुताबिक ये है कि जो राज्य मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला, उन्होंने जो आईसीडीएस के निदेशक हैं उनको पत्र लिखकर के एक भ्रष्टाचार का उजागर किया है और इस पत्र को लेकर जो हड़कंप मचा हुआ है। उनका कहना यह है कि जो बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग है इसमें जो है वो भ्रष्टाचार हो रहा है और दोषियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। ऐसा एक पत्र जो है वो उन्होंने लिखा है और उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्तियों में भ्रष्टाचार की बात कही है प्रतिभा शुक्ला ने, जो राज्य मंत्री हैं, और उन्होंने कहा है कि इसको उच्च स्तर पर गंभीरता से लिया जाए। तो ये पत्र जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और जो ऊंचाहार के विधायक हैं उन्होंने मनोज पांडे, जो पहले समाजवादी पार्टी में थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में एक तरह शामिल तो नहीं हुए लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही एक तरह से बैटिंग करते हैं, उन्होंने उसको मत दिया था। उन्होंने भी नियम 51 के तहत जो है वो विधानसभा में भर्ती में गड़बड़ी का मुद्दा उठाकर इस पर चर्चा की मांग वो कर चुके हैं। तो यानी अब एक तरीके से देखा जाए कि जो पंजीरी जो कहलाती है उसका लेकर भ्रष्टाचार है, इसको लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनकी मंत्री जो है वही अगर सीधे सीधे सवाल उठा रही है, पत्र लिख रही है निदेशक को आईसीडीएस के, तो ये गंभीर जो है मसला है। इसको लेकर विपक्ष भी काफ़ी हमलावर दिखाई पड़ रहा है और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कल कहा कि ये सरकार ने जो है बहुत बड़ा घपला किया है, तो मतलब उनका घपले का आरोप केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारों पर उनका अखिलेश का आरोप था। तो अब देखना ये है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये चिट्ठी जो है प्रतिभा शुक्ला जो राज्य मंत्री हैं वो किस तरीके से बवाल मचाती है। अंशिता जी, लगातार योगी सरकार सवालों में घिरती रही है और पिछले दिनों देखा जा रहा है कि अपने ही जो उनके सहयोगी हैं, चाहे वो अपना दल रहे हो या फिर निषाद पार्टी रही हो या फिर अगर हम बात करें रालोद की, वो लगातार योगी सरकार पर और खासकर सीएम योगी पर भी हमलावर रहे हैं और इससे खबरें आती रही हैं कि एनडीए में, यूपी एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और यूपी बीजेपी से नाराजगी बढ़ती चली जा रही है उनके सहयोगियों की। और इसी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि जो यूपी में यहाँ कह सकते हैं कि एक तरह से सीएम योगी भी अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनके खुद के लोग भी उनसे असंतुष्ट हैं। और ऐसे में एक और ये भ्रष्टाचार का मामला आ जाना सामने, जहां ये बड़े बड़े दावे किए जाते हैं डबल इंजन सरकारों में कि भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी, और ऐसे में अपने ही मंत्रियों की तरफ से ये चिट्ठी आना सामने, भ्रष्टाचार के आरोप लगना कई बड़े सवाल खड़े करता है। और इसी तरह बात करें अगर दूसरे राज्यों की, तो वहां पर भी एनडीए में खटपट दिखाई दे रही है। अभी हमने महाराष्ट्र की चर्चा की, यहां पर बिहार में अभी एनडीए में चीजें ठीक नहीं है और इसीलिए सबसे बड़ा सवाल इस समय बिहार की राजनीति को यह बना हुआ है कि जो चुनाव होने वाले हैं इस साल के आखिर में, या हो सकता है कि समय से पहले भी हो जाए, तो क्या एनडीए एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेगा? क्योंकि बात सिर्फ नीतीश की नहीं है, नीतीश के अलावा चिराग पासवान भी उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। दिल्ली का शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो था, उपेंद्र कुशवाहा ने भी दूरी बनाई, उसके अलावा जीतन राम मांझी ने भी दूरी बनाई और बड़ी बात यह कि नीतीश कुमार के कम से कम संजय झा को तो वहां भेज दिया।
जी, ललन सिंह भी वहां पहुंचे जी, लेकिन चिराग पासवान ने किसी को नहीं भेजा, जीतन राम मांझी ने किसी को नहीं भेजा, उपेंद्र कुशवाहा ने खुद किसी को नहीं भेजा। तो ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि आखिर बिहार एनडीए में चल क्या रहा है। और इसी बीच इस बात की चर्चा भी जब जोर पकड़ रही है अमलेंदु जी कि हो सकता है समय से पहले चुनाव हो जाएं, तो क्या इसकी एक वजह ये तो नहीं हो सकती कि जिस तरह से $21 मिलियन वाला जो ये मामला तूल पकड़ रहा है, कैसे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी इस तरह की रणनीति पर काम कर रही है? नहीं, इसके ध्यान भटकाने की भी, और हो सकता है कि अंशिता कुछ वास्तव में कुछ अंदर चीजें कुछ ऐसी हो और ये खतरा बीजेपी को सता रहा हो कि ट्रंप जो है कुछ और भी उगल सकते हैं और ट्रंप और भी चीजें कुछ कर सकते हैं, तो ये एक बड़ा मसला बन जाए, तो इससे नुकसान हो तो उससे पहले ही जो है वो चुनाव करवा लिया जाए, ये भी हो सकता है। दूसरा डर ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार कहीं एंड टाइम पे पलटी ना मार दें, तो इससे बचने के लिए भी चुनाव जल्दी करा दिए जाए, तो नीतीश कुमार से एक तरीके से जो है उनको दबाव में लिया जा सकता है। तो लेकिन नीतीश कुमार की भी अपनी तैयारियां पहले से चल रही हैं, तो भारतीय जनता इस समय अगर देखा जाए अंशिता, तो दबाव नीतीश कुमार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दबाव में भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि वो नीतीश कुमार से दोस्ती और दुश्मनी दोनों निभा रही है, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दबाव में फिलहाल लिए हुए। अब देखना ये कि दबाव चुनाव में जब सीटों का तालमेल होता है उसमें कितना काम कर पाता है। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन मजबूत होता दिखाई दे रहा है, तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं कि वो दिल्ली था, ये बिहार है, जो दिल्ली में हुआ वो बिहार में नहीं होगा। लालू प्रसाद यादव की तरफ से खुला न्योता देना, तेज प्रताप की तरफ से खुला न्योता देना, भाई वीरेंद्र सिंह की तरफ से खुला न्योता देना नीतीश कुमार को, और राहुल गांधी का भी लगातार नजदीकियां जो बढ़ रही हैं, और जिस तरह से वो बिहार को लेकर टीम पूरी एक्टिव हो गई है, यानी इंडिया गठबंधन पूरी तरह मजबूत है, उससे भी कहीं ना कहीं बीजेपी टेंशन में है, क्योंकि वहां इंडिया गठबंधन एकजुट है और इधर एनडीए में खटपट चल रही है। तो ऐसे में यह भी इसकी वजह हो सकती है कि अब इंडिया गठबंधन को ज्यादा समय नहीं देना चाहती है बीजेपी, इसलिए भी हो सकता है कि चुनाव पहले करवाने की जो प्लानिंग है उससे इंडिया गठबंधन को मौका ना मिले, यह भी रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन फिलहाल तस्वीर ये निकल कर आ रही है कि चाहे बिहार हो या महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, कहीं भी एनडीए में और बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और इसीलिए, और सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका से मोदी के रिश्ते खराब हो रहे हैं, ट्रंप से मोदी के रिश्ते खराब हो रहे हैं, यानी दोस्त वहां साथ छोड़ रहे हैं और दोस्त महाराष्ट्र में भी साथ छोड़ रहे हैं और दोस्त बिहार में भी साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यूपी में भी कहानी कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। यानी कहा जा सकता है कि बीजेपी के दोस्त अब उसका साथ देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमलेंदु जी, मेरे तमाम दर्शकों को यह जानकारी देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए डीवी लाइव के साथ, और मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।